नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और यह बेस्ड ऑन माइंड मैप है, यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। बेस्ड ऑन माइंड मैप उस पर आधारित भारत के आधुनिक इतिहास को हम देख रहे हैं और इसके अंतर्गत इस लेक्चर में जो देखेंगे वह उदारवादियों की नीतियां, यानी इसमें नरम दल और गर्म दल के बारे में विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की भूमिका या योगदान, इसके अलावा कांग्रेस के गठन इत्यादि पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह अंक अति उपयोगी या उपयोगी सिद्ध हो सकता है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आरओ री एग्जाम 2023 के लिए, जिसका री एग्जाम 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा देखें यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, जिसका पीटी एग्जाम जो है अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित है। इसके अलावा ये एसपीएससी के अंतर्गत यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो पूर्व के लेक्चर के थोड़ा सा इसमें पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो पूर्व के लेक्चर में हमने जो समझने का प्रयास किया था उसमें राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत आज़ादी के बाद शिक्षा हेतु किए गए प्रयास को हमने समझने का प्रयास किया। प्रारंभिक उदारवादी या कांग्रेस के प्रथम चरण को हमने समझने का प्रयास किया था और इसके बाद हमने देखा था कि जो विभिन्न समितियां थी, यानी आज़ादी से पूर्व हारगोट समिति, वर्धा समिति और सर्जेंट समिति को हमने विस्तार समझने का प्रयास किया। इसके अलावा जो है यह हमने देखा जो एक्ट थे, यानी भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904, इसके मुख्य प्रावधान, शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव 1913 के, इसके प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं को हमने समझने का प्रयास किया। इसके अलावा इसमें देखें तो यह है, यानी इसके बैकग्राउंड को हमने विस्तार समझने का प्रयास किया था, यानी अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का विकास का जो शुरुआती चरण है उसको हमने देखा। इसके बाद आंग्ल प्रांत विवाद को हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद ब्रिटिशकालीन समाचार एजेंसियां, ये पूर्व के लेक्चर विस्तार चर्चा किया गया, इसको भी थोड़ा सा हमने इसको शामिल किया था। इसके बाद शिक्षा का अधोमुखी निष्पेंदन सिद्धांत को हमने समझा। चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसको विस्तार समझने का प्रयास किया। इसके बाद हंटर शिक्षा आयोग जो 1982-83 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आता है, इस पर भी हमने विस्तार समझा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने पर इसने प्रस्ताव या सुझाव दिया था। तो ये सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है। इसको आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। इस चैनल पर उपलब्ध है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो देखें, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। इसके 3 चरणों को हम देख सकते हैं। प्रथम चरण देखें तो 1885 से लेकर के 1905 का समय, जो ये उदारवादियों का समय था, यानी ये प्रथम चरण था। यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का जो स्वरूप है उसको समझने के लिए प्रथम चरण में 1885 यानी कांग्रेस के गठन का समय है, लेकर 1905 ईस्वी तक का जो समय है, यह प्रथम चरण है। प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, परंतु लक्ष्य अस्पष्ट था, यानी इस चरण में जो लक्ष्य था वो अस्पष्ट था। इस समय आंदोलन का प्रतिनिधित्व बुद्धिजीवी मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे, जिनको उदारवादी कहा जा रहा है। यह वर्ग पश्चिम, ध्यान देना है कि यह वर्ग पश्चिम के उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। दूसरा चरण इसका देखें तो 1905 यानी 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक का जो समय दूसरा चरण इसमें होता है। इस चरण में देखें, द्वितीय चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी परिपक्व हो गई थी, तथा इसके लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट थे। कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किए गए। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज रखा। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने, यानी उग्रवादी का मतलब गर्म दल वाले विचारधारा संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया। तीसरा चरण इसमें गांधी युग का शुरुआत होती है। तीसरा चरण 1919 से लेकर भारत की आज़ादी यानी 1947 ईस्वी तक का समय इसमें है। तो यह चरण गांधी युग के नाम से जाना था। इस चरण में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेट एंड पूर्ण स्वराज रखा है। इसी चरण में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सबसे पहले इस नोट्स के समझने का प्रयास करते हैं। तो उदारवादियों की नीतियां क्या थी, तो इसमें हमने देखा कि भारत में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत करना उदारवादियों की नीतियों के अंतर्गत है। भारतीयों में क्या करना था, राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत करना था। ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश भारत का भारतीयों के पक्ष में सुधार हेतु प्रेरित करना था। यानी ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश भारत का भारतीयों के पक्ष में सुधार हेतु प्रेरित करना उदारवादियों की नीतियों में शामिल है। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी प्रयोग, यानी भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उपयोग, विदेशी का बहिष्कार यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उदारवादियों की नीतियों में शामिल था। यानी स्वदेशी को बढ़ावा देना था या अपनाना था। अब इससे पूर्व का यानी यह देख लेते हैं, कांग्रेस पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं को समझ लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान को समझेंगे। तो कांग्रेस पूर्व की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं 1885 से पूर्व की घटनाओं को इसमें थोड़ा शामिल कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखें तो यह बनता है कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है। यानी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का पूर्ववर्ती किसको माना जाता है, तो कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है।
इसके बारे में देख लें, इंडियन एसोसिएशन या कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन के बारे में देखें तो इसकी स्थापना जो है 26 जुलाई 1876 यानी लगभग कांग्रेस की स्थापना के 10 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना जो है कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी 26 जुलाई 1876 को। स्थान इसका कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की गई थी और स्थान हमने देखा कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में। और इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस जी थे। यानी संस्थापक, ध्यान देना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी तथा आनंद मोहन बोस जी इसके संस्थापक थे। यानी इसमें ध्यान दें तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक के यद्यपि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, परंतु उनके सचिव आनंद मोहन बोस जी थे। बाद में इसके अध्यक्ष कलकत्ता के प्रमुख बैरिस्टर मनमोहन घोष चुने गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अनुसार उनके मुख्य उद्देश्य थे, यानी इसके उद्देश्य देखें, देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था गठन करना था, समान राजनीतिक स्वार्थों के आधार भारतीयों को सूचीबद्ध करना था, हिंदू मुसलमानों के बीच मैत्री भाव को बढ़ावा देना था। इस जो है एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य में शामिल था। थोड़ी जानकारी और इसमें ऐड करें तो इंडियन एसोसिएशन ने 29 दिसंबर 1883 ईस्वी कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में नेशनल कांग्रेस का आयोजन किया था। दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता में 25 दिसंबर 1885 को। ध्यान देना है कि 25 दिसंबर 1885 को जो है यह दूसरी जो है इंडियन एसोसिएशन की आयोजन किया गया था। 25 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। इसी कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके थे। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन देखें जो स्थापना इसके 3 दिन बाद, यानी ये जो है दिसंबर में 20 दिसंबर को इसका दूसरा आयोजन होता है, जबकि 3 दिन बाद 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, इसमें आगे हम चर्चा करेंगे। इसका स्थान बम्बई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में होता है, जबकि कलकत्ता में अधिवेशन इसका आयोजित करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। तो यह ध्यान देना है कि 72 प्रतिनिधि तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे, परंतु यह इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी शामिल नहीं हुए थे। एक एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि वह अपने जो संस्थापक जो अपनी संस्थापित जो इंडियन एसोसिएशन थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कलकत्ता में। इसके बाद देखें तो अगला जो आता है वह है 1851 में जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय होकर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किनसे दो संगठनों से मिलकर बना है, तो 1851 में जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय करके या मिला करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया गया था 1851 में। और 1838 ईस्वी में बनी जमींदारी एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन भारत की पहली संगठित राजनीतिक सभा थी। यह कांग्रेस से पूर्व की हम जो संस्थाएं या एसोसिएशन के बारे में समझ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार करते हैं। यानी इसके बारे में देखें, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के बारे में देखें तो यह इसकी स्थापना 1838 में की गई थी, जिससे दिया गया स्थान इसका कलकत्ता रहा, कलकत्ता में किया गया था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, ध्यान देना इसके संस्थापक जो है द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य जमींदार सहयोगी थे। लैंड होल्डर सोसाइटी पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था, शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। कलकत्ता के जमींदारों की यह सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से भी सहयोग करती थी, जिसकी स्थापना एडम्स द्वारा की गई थी। और इसमें देख लेते हैं 1851 में जो बनाया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये दो को विलय करके, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखें तो 28 अक्टूबर 1851 यानी ये ध्यान देना है 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को इसके संस्थापक देखें तो राजा राधाकांत देव जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राजा राधाकांत देव जी थे। लैंड होल्डर सोसाइटी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण, यानी ये जो है असफल हो गई थी संस्था जो इससे पूर्व की थी, तो असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर यानी इसको भी मिला दिया गया था और यानी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। यानी ध्यान देना, लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों ही असफल हो गई थी। यानी जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर एसोसिएशन यानी जमींदारी एसोसिएशन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी असफल हो गई थी, इनके विलय बनाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बनाया गया था। और ये ध्यान दें तो यह सभा भूमिपतियों के हितों के लिए मुख्य रूप से कार्य कर रही थी। इसी के प्रयासों से 1853 ईस्वी में चार्टर के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजा गया था। इस प्रार्थना पत्र में एक लोकप्रिय विधान सभा के न्यायिक एवं दंडात्मक कार्य अलग किए जाने के अधिकारियों के वेतन कम किए जाने तथा नमक आबकारी स्टाम्प पर कर को समाप्त करने की मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में 6 और सदस्य गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में कानून बनाने के लिए जोड़ दिए गए। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि बंगाल में इस सभा का नाम भारतवर्षीय सभा रखा गया था। यानी ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका बंगाल में नाम क्या रखा गया, भारतवर्षीय सभा रखा गया था। राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे, जिस पर हमने चर्चा कर लिया है। अब इसमें समझते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान। यानी इससे पूर्व थोड़ी सी जानकारी बैकग्राउंड में चलते हैं तो बंगाल में राजनीतिक संगठन के रूप में देखें तो राजा राममोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत में समाज सुधार कार्यों व राजनीतिक आंदोलन का शुभारंभ किया था। तब भारतीयों की शिकायतों की ओर
शिकायतों की ओर अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया था और समाधान मांगा था। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। सार्वभौमिकता से ओतप्रोत राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सिविल न्यायालयों में भारतीयों की नियुक्ति। इसके बाद देखें परिणाम स्वरूप 1833 में चार्टर एक्ट की कुछ उदारवादी धाराएं देखने को मिली। 1830 ईस्वी के दशक में राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं के बीजारोपण में हेनरी बीबियन डिज्यूरियो का नाम भी प्रसिद्ध है। उनके अनुयायी डेरोजियन कहलाए। डेरोजियन हिंदू कॉलेज कलकत्ता में प्राध्यापक थे, इन्हें अध्यापक थे। उन्होंने एक समाचार पत्र दी ईस्ट इंडियन का प्रकाशन भी शुरू किया, लेकिन राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन जारी रखने के लिए केवल प्रेस एवं मंच ही पर्याप्त न थे, इसलिए देश के विभिन्न भागों में संगठनों की स्थापना शुरू की गई। सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की गई, यानी बंग भाषा प्रकाशन सभा देखें तो राजा राम मोहन राय के अनेक साथियों ने सितंबर 1836 में बंग भाषा प्रकाशन नामक सभा, यानी बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। अब इसमें देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान को समझते हैं तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना इनका करना जो मुख्य कार्य था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना ये कर रहे थे। 1861 एवं 1892 के भारत परिषद अधिनियम में किए गए सुधार उदारवादियों के दबाव में किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उदारवादियों के दबाव में जो परिषद या अधिनियम लाए गए थे कौन कौन से लाए गए थे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो है यह देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादियों के दबाव के कारण लाए गए थे। संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार की मांग जैसे सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण की हुआ, यानी इनके योगदान की वजह से संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार की मांग जैसे सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण जो है इनके योगदान में शामिल है। इसके अलावा देखें तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया, जो कि नेतृत्वहीन समाज हो चुका था तत्कालीन भारतीय समाज, उसको इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, इनके महत्वपूर्ण योगदान में शामिल है। इसके अलावा देखें तो 1886 में लोक सेवा आयोग का, यानी 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था उदारवादियों का। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवी आयोग के गठन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ध्यान देना कि बेलवी आयोग किससे संबंधित है, तो भारतीय व्यय की समीक्षा से संबंधित है। इसके अलावा देखें 1885 के कांग्रेस के गठन के बाद सरकार और कांग्रेस के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, यानी 1885 कांग्रेस के गठन के बाद सरकार और कांग्रेस के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। आगे इसमें समझते हैं तो सबसे पहले देखें कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने कहा कि कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के साथ लड़ाई और सहयोग दोनों किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे कहा जा सकता है कि किसने कहा है कि कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के साथ लड़ाई भी किया और सहयोग भी किया था। ये जो महत्वपूर्ण इतिहासकार रजनी पाम दत्त जी ने यह कांग्रेस के संदर्भ में कहा है। तो इसके बाद एक 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को समझ लेते हैं। तो 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन से थे, तो पहले देखें प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका में महत्वपूर्ण कारणों में शामिल है। विदेशी आधिपत्य का परिणाम भी इसके कारणों में शामिल है। विदेशी आधिपत्य के परिणाम स्वरूप जो है वह राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में शामिल होता है। पाश्चात्य चिंतन, शिक्षा एवं साहित्य के प्रभाव के कारण भी हुआ। तत्कालीन विदेशी घटनाओं के प्रभाव का भी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में शामिल है। सुधार आंदोलन का प्रभाव भी कारणों में शामिल है। मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान इसी समय हुआ। भारत के अतीत का पुनर्अध्ययन करना भी उदय के कारणों में शामिल है। तो यह महत्वपूर्ण जो है 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में शामिल है। इन टॉपिकों को तैयार किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 2, 4, 2, 6 7 टॉपिक हैं जो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें पहले हमने समझ लिया है कि प्रेस और समाचार की भूमिका किस प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय में शामिल थी। इसमें पूर्व के लेक्चर में हमने टॉपिक चर्चा कर लिया, इसको थोड़ा देखना चाहें देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि भारत प्रेस का विकास एवं महत्वपूर्ण संबंधित कानून को हमने समझ लिया है पूर्व के लेक्चर में, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं पत्रकारिता संबंधी प्रमुख कानून को भी हमने विस्तार समझ लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी जानकारी ली जा सकती है इस नोट्स के माध्यम से। यानी कहा ये हुआ कि 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में यह प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका थी, यानी इस पर विस्तार चर्चा कर लिया। विदेशी आधिपत्य के परिणाम भी शामिल है। पाश्चात्य चिंतन, शिक्षा एवं साहित्य के प्रभाव, शिक्षा और साहित्य के प्रभाव को भी हमने देख लिया है कि ब्रिटिश काल के दौरान क्या था और यानी भारत की आज़ादी से पूर्व क्या विकास हुआ और जो है अंग्रेजों के समय जो शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ उसको हमने इसी लेक्चर की शुरुआत में ही चर्चा किया था। आप वहाँ से शुरुआती दौर में इसको समझ सकते हैं। इसके बाद सारी जानकारी इसमें है। अब इसमें चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं कांग्रेस के गठन को समझते हैं। तो हमने देखा था कि जो आपका है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन थी, जिसके संस्थापक सुनील बनर्जी जी था। इसके सचिव का कार्य जो सेक्रेटरी कार्य आनंद मोहन बोस जी ने किया था। तो कांग्रेस के गठन को यहाँ समझते हैं। तो कांग्रेस का गठन देखें तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, कहाँ किया गया और किस स्थान किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके संस्थापक देखें तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, यानी इसके संस्थापक यह
ओ यूम अक्सर इसका फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ देता है, तो इसका एलन आर्टेमियन यूम। सुरेंद्रनाथ बनर्जी था आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुकार। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही हैं जिन्होंने जो इसके संस्थापक, जो इंडियन एसोसिएशन के उसके संस्थापक थे और उसका दूसरी चरण के जो दूसरी चरण में अध्यक्षता कर रहे थे इंडियन एसोसिएशन के। इस कारण से यह प्रथम अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, लेकिन यह गठन में शामिल हैं, यानी एक वास्तुकार थे, शिल्पकार माने जाते हैं। वैसे संस्थापक यह एलन आर्टेनियन यूम, ये जो यूम इनको माना जाता है, साथ में ये लोग भी शामिल हैं। इन दोनों लोगों को देखें, यानी इनके अलावा जो दो भारतीय थे, यानी यही दो भारतीय हैं जो कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती माना जाता है। इसको मैं शुरुआती चरण में देख लिया इसको। और इसमें देखें तो 1884 में यूम के प्रयासों से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। यानी इसमें थोड़ी सी जानकारी इसका व्यापक करना चाहें तो देखें, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1 दिसंबर 1866 ईस्वी लंदन में इसका आयोजन किया गया था, जिसके संस्थापक जो है, यानी लंदन में इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1866 ईस्वी लंदन में। संस्थापक दादा भाई नौरोजी जी थे, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको भारत कहा जाता है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों की अवगत कराना था। इसी संगठन को सबसे अधिक समर्थन भारत में बम्बई प्रेसिडेंसी मिला। 22 मई 1869 ईस्वी को बम्बई में उसकी शाखा स्थापित हुई। इसके अध्यक्ष जमशेदी जीजी भाई और सचिव फिरोज शाह मेहता एवं HBS वांगले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत 1 मार्च 1883 को ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्रिका, जिसमें उन्होंने सबसे मिलजुल कर स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने की अपील की। इस अपील पर शिक्षित भारतीयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा, एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस करने लगे। तो इसी दौरान देखें, इसी के बाद 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना ह्यूम ने की थी। तो हमने इसको देख लिया। और इसमें ध्यान दें तो भारत आने पर ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन, जिसकी स्थापना उन्होंने किया था, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था। तो इंडियन नेशनल यूनियन की एक बैठक मुंबई में 25 दिसंबर 1885 को की थी, जहां पर विचार विमर्श के बाद इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा मद्रास के एक पत्र के 5 दिसंबर 1885 के अंक में मिलती है। इस प्रकार बंबई में इस संस्था ने जन्म लिया। कलकत्ता, बंबई और मद्रास के व्यापक दौरे के बाद ह्यूम ने घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख प्रांतों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु पूना में प्लेग फैलने के कारण इस सम्मेलन का स्थान बंबई कर दिया गया था। आगे इसमें देखें तो आरंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, रखा गया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। वहीं सेफ्टी वाल्व के प्रति उत्तर में तड़िक चालक का सिद्धांत दिया गया, यानी सेफ्टी वाल्व के उत्तर में तड़िक चालक का सिद्धांत दिया गया था। कांग्रेस की स्थापना संबंधित सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की स्थापना संबंधित सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय जी ने दिया था। इसके बाद देखें तो AO ह्यूम द्वारा 1883 में अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। गठन के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, यानी कांग्रेस के गठन समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष WC बनर्जी जी ने किया, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। महासचिव यही संस्थापक जो ह्यूम थे, यही उसके महासचिव थे। इसके महत्वपूर्ण सदस्यों में देखें, यानी 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो दादा भाई नौरोजी जी शामिल थे, फिरोज शाह मेहता जी शामिल हुए थे, दीन शाह दलजी वाचा जी शामिल हुए थे, काशीनाथ तैलंग जी शामिल होते, V राघवाचारी जी शामिल होते, NG चंद्रावकर शामिल जी होते, S सुब्रमण्यम आदि शामिल होते। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, यानी इसमें जो कांग्रेस शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह, यानी कांग्रेस का जो यानी उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह है। और इसमें हमने देखा कि इसका प्रथम अधिवेशन जो हमने देखा कि 28 से 31 दिसंबर, प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव इसका नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ज्यादातर नेता वकील एवं पत्रकार थे। बंबई के पहले अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में बंबई प्रेसिडेंसी के 38 सदस्य, यानी बंबई प्रेसिडेंसी जो बनाए गए थे उसके 38 सदस्य, मद्रास से जो है 21 सदस्य, बंगाल से 3 सदस्य, उत्तर प्रदेश और अवध से जो 7 सदस्य थे, तब पंजाब से 3 सदस्य इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और हमने देखा कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि सचिव AO ह्यूम जी थे। इसका गठन जो है हमने देखा कि वायसराय लॉर्ड डफरिन था। थोड़ा लॉर्ड डफरिन के बारे में विस्तार समझ लेते हैं। तो यह वायसराय लॉर्ड डफरिन राज का समय देखें तो 1884 से 1888 ईस्वी तक जो समय है यह लॉर्ड डफरिन का है, यानी लॉर्ड रिपन के बाद जो है यह आता है। लॉर्ड रिपन जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, उसके बाद लॉर्ड डफरिन का समय आता है। देख सकते हैं लॉर्ड रिपन जो 1880 से 1884 तक था। भारत रिपन के
शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है और इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी भारत में उद्धारक की उपाधि से संबोधित की हैं और इस स्थानीय रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसे स्थानीय शासन का जनक भारत में माना जाता है, यानी लोकल गवर्नमेंट का जनक के रूप में लॉर्ड डफरिन को माना जाता है। हम देख रहे हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में, इसका समय देख सकते हैं। यह इसके काल में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना E.O. ह्यूम ने की थी। E.O. ह्यूम का मतलब है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, यह है, इसको हमने समझ लिया है। इसने भारतीय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने हेतु वर्ष 1885 में लेडी डफरिन फंड की भी स्थापना की थी। यानी इसमें ध्यान देने से भारतीय स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए 1885 में क्या किया था, लेडी डफरिन फंड की स्थापना किया था। वर्ष 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट व 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। यानी वर्ष 1885 में इसने क्या किया था, इसी समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट और 1887 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। पंजाब का जो है 1887 में, बंगाल का 1885 में टेनेंसी एक्ट पारित, इसी समय लॉर्ड डफरिन के समय पारित किया गया था। इसके अलावा देखें तो इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 हुआ था। इससे बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण अंग्रेजी राज में कर लिया था। यानी बर्मा का अंतिम रूप से अधिग्रहण लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह ध्यान देना है कि भारत की जो सबसे प्राचीन पार्टी है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के समय में हुई है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के समय में भी हुई थी। यूपी स्पेशल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देख लेते हैं कांग्रेस संबंधी प्रसिद्ध कथन क्या है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महत्वपूर्ण इसके अधिवेशन पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, ये आपका जो है अन्य तथ्य यानी अदर फैक्ट में देखें तो भारतीय सुधार समिति 1887 की जो थी, ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में उदारवादी नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से स्थापित की थी। यानी जो भारतीय सुधार समिति 1887 में गठित की गई थी, इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें उदारवादी या नरमपंथी थी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी, भारतीय सुधार समिति की। इसके बाद देखें कांग्रेस संबंधी प्रसिद्ध कथन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें देखें जो एक कथन है पहला, डफरिन जिसके समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, डफरिन क्या कहता है, कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। उसने कहा कि जो कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, जो है डफरिन ने कहा। कर्जन ने कहा, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस में की शांतिपूर्ण बनने में मदद करना। कर्जन में लॉर्ड कर्जन है जिसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। इसमें कर्जन के बारे में विस्तार से समझ लिया है, इसको आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं पूर्व के लेक्चर में उपलब्ध है। कर्जन, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस के शांतिपूर्वक बनने में मदद करना, यह कर्जन का स्टेटमेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जी कहते हैं कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी वहीं जिन्हें वंदे मातरम की रचना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बिपिन चंद्र पाल जी को देखें तो कांग्रेस याचना संस्था है। यानी कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा है, बिपिन चंद्र पाल जी की है, जो कि ग्रम दल में संबंधित है। यानी ग्रम दल में लाल, बाल और पाल संबंधित हैं। तो यही पाल जो बिपिन चंद्र पाल जी हैं और बाल गंगाधर तिलक जी और लाल जो लाला लाजपत राय जी हैं, ये ग्रम दल के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। 3 लोग, लाल, बाल, पाल। यहाँ पर ये भी हैं इसमें, यानी लाला लाजपत राय को देखें, ये क्या कांग्रेस के बारे में कहते हैं, कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। यानी कांग्रेस का जो सम्मेलन है शिक्षित भारतीयों का मेला किसने कहा है, तो लाला लाजपत राय जी ने कहा है। जिनकी देखें मौत जो होती है वो शामिल कमीशन जो भारत में आता है, तो लाहौर में यह उस कमीशन का विरोध करते हैं और इन पर लाठियों का चार्ज किया जाता है। एक बुजुर्ग नेता थे, तो लाठी चार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जो होते भारतीय नवयुवक जो होते हैं उस दौरान, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह इत्यादि जो थे, वह इनके बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु बदला लेने के लिए जो है सैंडर्स को जो है गोली से भून देते हैं। तो उस पर अलग से चर्चा लेक्चर की जाएगी। इसके बाद तिलक के बारे में देखें, यानी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में देखें, तो यानी तीनों यहाँ पर जो उग्रवादी या ग्रम दल के नेता हैं, इसमें पाल जी यानी बिपिन चंद्र पाल जी, लाला लाजपत राय जी और बाल गंगाधर तिलक जी भी शामिल हैं। यानी लाल, बाल और पाल यहाँ पर है। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी इनका स्टेटमेंट है, कांग्रेस के बारे में करें, क्योंकि एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो ये कह रहे हैं कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मेढक जो होता है, जब बरसात का सीजन आता है तो जमीन की भूमि में वो छिपे रहते हैं और बरसात आते ही बाहर निकल टकराने लगते हैं। तो उनका यही कहना था कांग्रेस के बारे में। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम के रचनाकार थे, इनके बारे में देखें, कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे, इनका स्टेटमेंट यह था। यानी इसमें देखें जो महत्वपूर्ण 4 स्टेटमेंट तो यह भारतीयों के 2 स्टेटमेंट, एक कर्जन जिसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था और दूसरा डफरिन जिसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 2 इनके स्टेटमेंट भी हैं।
तो हमने देखा था कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को वास्तविक समझने के लिए 3 चरणों में बांटने का प्रयास किया था शुरुआत में। प्रथम चरण 1885 से यानी कांग्रेस के जो स्थापना हुई वहां से लेकर 1905 के ईस्वी का जो प्रथम चरण था। द्वितीय चरण यहाँ दिया गया है, उदय के कारणों में द्वितीय चरण इसमें शामिल था। उग्र राष्ट्रवादी चरण 1905 से 1919 तक, ये द्वितीय चरण था। तो 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय तथा 1905 तक पूर्व स्वरूप में आ गया। यानी 1980 के पश्चात भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद यानी गरम दल का उदय हुआ तो 1905 तक पूर्ण स्वरूप में आ गया ये। इसके प्रमुख नेता देखें जो शामिल हैं उसमें अश्वनी दत्त जी, लाल बाल पाल जी यानी लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी और जो ये हैं बिपिन चंद्र पाल जी थे, अरविंद घोष, चिपलंकर बंधु जी, राजनारायण बोस इत्यादि प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। इसके बाद इसके उदय कारणों में देखें तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, जिसमें उसने बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन 1905 में। तो इसकी प्रतिक्रियावादी नीतियां शामिल थी। बढ़ते पश्चिमीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में उदय कारणों में शामिल था। आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का बढ़ना भी कारणों में शामिल है। इसके अलावा देखें तो यह आपका है अंग्रेजी सत्ता के स्वरूप की सही पहचान होना। अंग्रेजी सत्ता के स्वरूप की सही पहचान होना उदय कारणों में शामिल है। उदारवादियों में असंतोष होना भी उदय कारणों में शामिल है। शिक्षा का विकास होना भी उदय कारणों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव भी इसके कारणों में शामिल है। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले वर्ग का उदय होना यानी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले वर्ग का उदय होना भी इसके उदय के प्रमुख कारणों में शामिल है। यानी भारत में देखें उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण जो यह है इसके प्रमुख नेता और ये कब से शुरू हुआ यह देखें तो, और राष्ट्रवादी उग्र राष्ट्रवादी जो चरण या विचारधारा इसके उदय के क्या कारण थे, तो ये इसके कारण को हम देख लिया कि जो गरम दल था या उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण था उसके क्या कारण थे, तो ये हमने देख लिया कि क्यों उभरे भारत में। तो इसके प्रमुख कारणों में ये शामिल है।